नए चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग रेशियोज। तो सबसे पहले लिखना फर्स्ट पॉइंट, रेशियो इज एन अर्थमेटिकल arithmetical expression of relationship between two independent variables. तो सर रेशियो, ये वर्ड आपने सुन रखा है रेशियो वैसे, ठीक है, तो रेशियो सुन रखा होगा वैसे। तो रेशियो कुछ भी नहीं है। रेशियो का मतलब होता है एक अनुपात, जिसमें एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर, है ना। एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर, और दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। तो दो वेरिएबल्स को बस ऐसे प्रेजेंट कर देते हैं कि भाई एक है न्यूमरेटर, उसको पहले लिख लिया इस टू, एक है डिनोमिनेटर, उसको बाद में लिख लिया, तो ये क्या बन गया, रेशियो। अब यहाँ पर बस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो होंगे वो कुछ अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़ होंगी, है ना, वो कुछ अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़ होंगी बस। ये इसीलिए चैप्टर का नाम पड़ेगा अकाउंटिंग रेशियो। तो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलों पर बेस्ड है, क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार के रेशियोज़ होते हैं और हर रेशियो में एक न्यूमरेटर होगा और एक डिनोमिनेटर होगा। बस आपको क्या याद रखना है कि किस रेशियो में क्या न्यूमरेटर है और क्या डिनोमिनेटर है। तो ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है बेसिकली, लेकिन होगा यही पूरे चैप्टर में रेशियोज़। तो इसका नाम हो गया अकाउंटिंग रेशियोज़, ठीक है जी। सेकेंड पॉइंट, ratios, comma, when calculated on the basis of accounting information, are called accounting ratios. तो रेशियोज़ को जब हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के आधार पर कैलकुलेट करते हैं तो उसको नाम दे देते हैं अकाउंटिंग रेशियोज़, है ना, उसको नाम दे देते हैं अकाउंटिंग रेशियोज़। उसके बाद थर्ड पॉइंट, एक्सप्रेशन ऑफ रेशियो। तो रेशियो का एक्सप्रेशन मतलब हम रेशियो को एक्सप्रेस कैसे करते हैं। तो इसको एक्सप्रेस करने के 4 तरीके होते हैं, तो आप लिखना 1 2 3 4। पहले को बोलते हैं प्योर रेशियो या प्योर फॉर्म। दूसरे को बोलते हैं परसेंटेज, तीसरे को बोलते हैं टाइम्स, और चौथे को बोलते हैं फ्रैक्शन। प्योर, परसेंटेज, टाइम्स या फ्रैक्शन। तो प्योर का मतलब है कि मान लो न्यूमरेटर है 10 और डिनोमिनेटर है 2, ठीक है जी। तो हम इसको 10/2 ऐसे लिखने के बाद जब रिप्रेजेंट करते हैं तो डिनोमिनेटर को हम सबसे शॉर्टेस्ट 1 में लेकर आते हैं। तो 10/2 अगर लिखा है, न्यूमरेटर में 10 लिखा है, डिनोमिनेटर में 2 लिखा है, तो हम इसको 10:2 नहीं लिखते, हम डिनोमिनेटर को शॉर्टेस्ट 1 में लेकर आते हैं। तो क्या हो जाएगा ये 5:1। तो जब डिनोमिनेटर में 1 में लिख कर लेकर आते हैं तो इसको प्योर रेशियो बोल देते हैं। तो ये होता है प्योर रेशियो, है ना। या मान लो एक और उदाहरण, अगर 3/2 लिखा है
तो हम इसको 1 में लेकर आएंगे डिनोमिनेटर को, तो क्या से बन जाएगा 1.5:1। तो डिनोमिनेटर को 1 में प्रेजेंट करना है रेशो में, तो इसको बोलते हैं प्योर रेशो या प्योर फॉर्म। तो डिनोमिनेटर को 1 करना ही है। दूसरा होता है परसेंटेज फॉर्म। इसमें तो आप खिलाड़ी हो। मान लो है जी फ्रैक्शन 2/10, न्यूमरेटर में है 2, डिनोमिनेटर में है 10। तो हम इसको अब परसेंटेज में डिनोट करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंटू 100 कर देंगे। तो इंटू 100 करते ही ये बन जाएगा 20%। तो इसमें हमें प्रतिशत बतानी है 20%। तो ये हो गया परसेंटेज। तो एक आप बताओ, जैसे अगला मान लो लिखा है 8/20, न्यूमरेटर में है 8, डिनोमिनेटर में है 20। तो बताओ कितने प्रतिशत बन गया, 40%। ठीक है ना। तो ये हो गया जी प्रतिशत। तो क्लियर हो गया। उसके बाद है टाइम्स। तो इसमें मान लेते हैं न्यूमरेटर है 10, डिनोमिनेटर है 2। तो इसमें हमें ये बताना होता है कि डिनोमिनेटर का कितना गुना है न्यूमरेटर। तो बताओ डिनोमिनेटर का कितना गुना हो गया न्यूमरेटर, 5। तो हम लिख देते हैं 5 टाइम्स। तो ये हो गया 5 टाइम्स। एक और बता दो चलो। मान लो न्यूमरेटर है 5, डिनोमिनेटर है 2। तो डिनोमिनेटर का कितना गुना हो गया न्यूमरेटर, 2.5 टाइम्स। तो ये हो गया जी टाइम्स। तो ये भी एक रेशो को प्रेजेंट करने का तरीका होता है। और चौथा तो खैर फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है। वो तो मान लो न्यूमरेटर 3 है, डिनोमिनेटर 2 है, तो बस हम सॉल्व कर देंगे। तो बस आंसर आ गया 1.5 बस। तो ना इसमें आपको डिनोमिनेटर 1 करने का मतलब प्रेजेंट करना, इस टू 1 भी नहीं दिखाना, ना आपको प्रतिशत दिखानी, ना आपको टाइम्स लिखना, बस आप सॉल्व कर लेंगे, है ना। एक और बता दो चलो। मान लो लिखा है 3/4, तो क्या कर दोगे, .75। ठीक है। तो समझ आ गए 4 तरीके एक्सप्रेशन ऑफ रेशियोज। तो बस ये आप एग्जाम्पल नोट कर सकते हो चाहे तो मतलब रेशियोज को एक्सप्रेस करने के ये तरीके होते हैं। एक हो गया प्योर फॉर्म, एक हो गया परसेंटेज, एक हो गया टाइम्स, एक हो गया फ्रैक्शन। तो अलग अलग प्रकार के रेशियो होते हैं, है ना। तो दिखाने का नज़रिया है। उसके बाद जी नेक्स्ट एरो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशियो एनालिसिस। ये भी एक छोटा सा थियोरेटिकल पॉइंट है कि भाई हम रेशियो एनालिसिस क्यों करते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ये चैप्टर क्यों बनाया है सर। तो वैसे ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकली भी। BBA MBA अगर आप करते हो उसके अंदर भी ये चैप्टर्स देते हैं, BCom करते हो उसके अंदर भी ये चैप्टर्स देते हैं। तो इसका क्या काम है सर, तो लिख लो टू सिंप्लीफाई अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो एक तो ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को थोड़ा सिंपल कर देता है। वो अलग बात है कि बच्चों को लगता है कि सर सिंपल क्या कर रहा है, इससे बढ़िया तो ये तो ना करो, ये तो मुश्किल कर रहा है। लेकिन यूज़र के लिए चीज़ें आसान हो जाती है क्योंकि इसमें हमें सीधा एक आंसर मिलता है जो कुछ बता देता है। तो ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करने में हेल्प करता है। दूसरा टू डिटरमाइन लिक्विडिटी। टू डिटरमाइन लिक्विडिटी, किसी भी कंपनी की लिक्विडिटी के बारे में पता लग जाता है। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि भाई ये कंपनी कितना जल्दी कैश कन्वर्ट कर पाती है या इसको कैश कितनी जल्दी मिल रहा है, तो हमको ये पता चल जाता है आसानी से, है ना। तीसरा टू एसेस ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस।
इससे हमें ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी पता लग जाती है किसी भी बिजनेस की, किसी भी कंपनी की, कि मतलब इनका कामकाज कितना फास्ट होता है, यहाँ पर काम कितनी जल्दी हो रहा है। तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कामकाज कितना एफिशिएंट है, ऑपरेशंस कितने फास्ट हो रहे हैं। और चौथा, टू एनालाइज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, कि भैया बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। ये भी हमें आसानी से पता लग जाता है कि बिजनेस अच्छा है, खराब कर रहा है, नुकसान में है, फ़ायदे में है, ये हमें पता लग जाता है। तो हमारे लिए मतलब ये एक अच्छा ऑब्जेक्टिव है ना। तो ये हमारे रेशियो के 4 ऑब्जेक्टिव्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गई कहानी। चलो, तो अब आपको चैप्टर के अंदर थोड़ा सा लेकर चलते हैं नेक्स्ट एरो के माध्यम से। नेक्स्ट एरो में आपको लिखना है, पेज के बीच में लिख लेना, रेशियोज। तो सर हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या करना है, हमें भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करना है क्या? हाँ, तो आपको भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करना है, लेकिन उसके लिए पहले हम 4 बाइफर्केशन करते हैं। तो आप रेशियोज के नीचे 4 बाइफर्केशन कर लो आप भी। तो प्यारे बच्चों, 4 तरह के रेशियोज होते हैं, ठीक है ना, जो हमें सिखाए जाते हैं। एक को बोलते हैं लिक्विडिटी रेशियोज, दूसरे को बोलते हैं सॉल्वेंसी रेशियोज, तीसरे को बोलते हैं एक्टिविटी रेशियोज, या जिनको घर में मम्मी प्यार से टर्नओवर रेशियोज कहती हैं, और चौथे को कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज मतलब मोटे मोटे 4 प्रकार के रेशियोज होते हैं, 4 तरह के। तो अब हम इनके बारे में मतलब जब चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे सबके बारे में सीखेंगे। फिलहाल क्योंकि आज हम कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस कर रहे हैं, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको पहले जो 2 प्रकार के रेशियोज हैं इनके बारे में जानकारी दे पाऊँ। तो हम छोटा सा लिख तो सभी के लिए लेते हैं, लेकिन आज का कोशिश ये करेंगे कॉन्सेप्ट हम 2 के बारे में पढ़ लें। तो लिक्विडिटी जो रेशियोज सबसे पहले लिखा है, आप उसके नीचे एरो डाल के लिख सकते हो कि ये किस काम आते हैं। ये आते हैं टू असेस शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। ये किसी भी कंपनी की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को एसेस करने के काम आते हैं कि भाई देखो भाई, हमारी कंपनी है तो कितनी जल्दी हमारे पास पैसा आ जाएगा शॉर्ट टर्म में, है ना। 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने के अंदर कितनी बार हमारे पास पैसा आ जाता है, कैश आ जाता है। तो इस तरह की मतलब लिक्विडिटी के असेसमेंट के लिए हम ये लिक्विडिटी रेशियोज़ का इस्तेमाल करते हैं। सॉल्वेंसी रेशियोज़ जो होते हैं उससे हम क्या करते हैं, टू असेस लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी या ब्रैकेट में लिक्विडिटी। इसमें थोड़ा सा हम लंबी अवधि की लिक्विडिटी एसेस करते हैं कि भाई 2-3 साल 5 साल का समय है, तो उसमें मतलब हमारे बिजनेस की सॉल्वेंसी या लिक्विडिटी किस प्रकार की है। तो वो हो गया लंबी अवधि का, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज। बाकी एक्टिविटी रेशियोज, नाम में ही आ रहा है एक्टिविटी, कि आपका काम कैसा चल रहा है। तो ये एसेस करते हैं, ये हेल्प करते हैं टू एसेस ऑपरेशनल एफिशिएंसीज, कि भैया आप कामकाज में कैसे हो। कि टीचर ने मान लो होमवर्क दिया और आपने 15 दिन में 2 क्वेश्चन कर लिया और खुश हो रहा, होमवर्क हो गया। तो इसका मतलब ये आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज बताते हैं कंपनी। तो अगर होमवर्क मिला है तो 2 घंटे में होमवर्क ख़त्म, तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी फास्ट या ऑपरेशनल एफिशिएंसी स्लो, तो ये बताएंगे ऑपरेशनल एफिशिएंसी।
और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज ये क्या बताएंगे बताओ? ये बताएंगे भाई 2SS प्रॉफिट्स, भाई कंपनी के प्रॉफिट्स को एसेस करेंगे कि कंपनी प्रॉफिट कमाती भी है या लॉस में चल रही है। तो ये बेसिकली मतलब रेशियोज होंगे, है ना। तो आप जब रिवाइज करोगे तो आपको पता रहेगा कि अच्छा भैया ये है बात। तो पहले हम आज कॉन्सेप्ट्स कवर करते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं कॉन्सेप्ट लिखवाऊंगा, तो मेनली वो कॉन्सेप्ट जो है वो फॉर्मूले आपको याद ही करने हैं। तो हम पहले लिक्विडिटी रेशियोज जो है इन्हें कवर करते हैं। तो आप चाहें एक अब मेन हेडिंग डाल सकते हो ये लिखने के बाद, है ना, ऐसे लिख सकते हो आप लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियोज। तो हमें सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियोज के फॉर्मूले लिखने। चलो, तो सर लिक्विडिटी रेशियोज में क्या क्या फॉर्मूले हैं सर, हमें जल्दी से लिखवाओ फॉर्मूले। तो लिखवाते हैं आपको। नंबर 1, तो लिक्विडिटी रेशियोज में जो पहला रेशियो होता है इसका नाम होता है करंट रेशियो। तो जिन बच्चों ने पढ़ रखा है वो अपना हुनर का प्रदर्शन दिखाते रहें, बाकी बच्चे लिखते रहें। तो करंट रेशियो बताओ जी, फॉर्मूला किसी को याद है? वेरी गुड, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, बिल्कुल सही, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब देखो आपको ना पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर इसीलिए पढ़ाया जाता है ताकि अब आप यहाँ पर अपने बाल ना नोचो। बैलेंस शीट पढ़ाते समय आपको याद है सब हेड्स सिखाए थे आपको। तो एसेट्स में दूसरा जो मेन हेड है वो करंट एसेट होता है। तो इसका मतलब वही है, करंट एसेट का मतलब है जो कंपनी के आपको मेन हेड करंट एसेट सिखाया था, इसका मतलब वही है। तो इसमें सारी वो करंट एसेट्स आते हैं जो मतलब आपने देख रखे हैं, जैसे इसमें डेटर आएगा, स्टॉक आएगा, या बिल रिसीवेबल आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा, अदर करंट एसेट्स आएंगे। तो करंट एसेट्स का मतलब है सारे करंट एसेट्स आ जाएंगे। इसी प्रकार करंट लायबिलिटीज़ आ जाएंगी। तो बस ये फॉर्मूला बन गया, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इसके नीचे लिख लेना, इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन, इसे हम प्योर फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन प्योर फॉर्म, जो भी ऊपर आपको लिखवा के सिखाई दे ना, तो इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन प्योर फॉर्म। इसी के नीचे दूसरी बात, इट शोज सेफ्टी मार्जिन ऑफ करंट लायबिलिटीज़, ये करंट लायबिलिटीज़ का सेफ्टी मार्जिन शो करता है। तो अब ये करंट लायबिलिटीज़ का सेफ्टी मार्जिन देखो कैसे शो करता है, या मतलब इस रेशियो के फॉर्मूले को अगर आप थोड़ा समझना भी चाहो, रटना तो है ही लेकिन थोड़ा समझना भी चाहो तो भी बात बुरी नहीं है। अब आप अगर फॉर्मूले को ध्यान से ऑब्जर्व करो, करंट लायबिलिटी का मतलब होता है कि हमें पैसा देना है ना। करंट लायबिलिटी का मतलब क्या है, हमें पैसा देना है। लेट से 10 रुपये देने हैं। और करंट एसेट का मतलब क्या होता है, करंट एसेट का मतलब है सिंपल भाषा में कि हमें पैसा मिलेगा। तो लेट से हमें 20 रुपये मिलेंगे। तो अब आप बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करो, न्यूमरेटर में लिखा है मान लो 20 रुपये, डिनोमिनेटर में लिखा है मान लो 10 रुपये, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 या 2:1। तो इसका मतलब ये है कि जो करंट लायबिलिटी वाले लोग हैं वो ये सोचेंगे इस कंपनी के बारे में कि चलो यार अच्छी बात है, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इस कंपनी में अगर 1 रुपये देना पड़ता है तो उसके बदले में 2 रुपये इन्हें मिलते भी हैं। भाई आपको समझ आना है रेशियो का मतलब क्या है, कि अगर कंपनी 10 रुपये देती है तो कंपनी को मिलते भी कितने हैं, 20 रुपये। तो इसका मतलब हमारे पास सेफ्टी मार्जिन हो गया 2, या मतलब 2 का मतलब हो गया 2:1। ओके, तो ये मतलब होता है।
तो बस ये मतलब है इस रेशियो का कि करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। उसके बाद थर्ड पॉइंट भी लिख लो, आइडियल रेशियो। किसी भी कंपनी के लिए करंट रेशियो आइडियल कब माना जाता है? 2:1। ठीक है, तो ये आप लिख के बादल बना लेना। तो 2:1 को आइडियल मानते हैं कि भाई ये बहुत अच्छा रेशियो है। अगर इससे कम है तो कम अच्छा मानेंगे, इससे बहुत ज़्यादा होगा तो भी अच्छी बात नहीं है ना। तो मतलब आइडियली ये रेशियो 2:1 को आइडियल माना जाता है। ये पैरामीटर चला आ रहा है कि आइडियल रेशियो 2:1। उसके बाद नेक्स्ट एरो, while calculating current assets, while calculating current assets, जब हम current assets कैलकुलेट करते हैं, remember, अब ये पॉइंट क्वेश्चनों में काम आने वाले हैं लेकिन अभी लिख लेते हैं। तो दो बातें रिमेंबर रखनी है हमें। ए, पहला तो रिमेंबर रखना है exclude loose tools and store and spares, exclude loose tools and store and spares। तो देखो जी, करंट एसेट्स में बस दो चीज़ें नहीं लेनी। क्या दो चीज़ें नहीं लेनी बताओ? लूज टूल्स और स्टोर और स्पेयर। अब देखो ये कहानी का लिंक होता है जब आपको पढ़ाई जाती हैं बातें। अगर आपको याद हो, जब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ाया था तो आपको सिखाया था कि इन्वेंट्री के 6 टाइप्स थे, याद है? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, लूज टूल्स और स्टोर एंड स्पेयर। और इन दोनों के बारे में तब हमने एक बात भी लिखी थी कि ये दोनों क्या हैं? गंदी इन्वेंट्री, याद है? तो बस इन दोनों को हम करंट एसेट में कंसिडर नहीं करते क्योंकि इनके बदले में हमें पैसा नहीं मिलता है। उस समय भी ये बात बताई थी। तो जब हम करंट एसेट्स कैलकुलेट करते हैं, है ना, न्यूमरेटर कैलकुलेट करते हैं, तो गंदी इन्वेंट्री को नहीं लेते क्योंकि ये हमें पैसा नहीं देती, ये तो बेकार की इन्वेंट्री, तो इनको एक्सक्लूड करना है। तो ये बात क्वेश्चन में काम आएगी, है ना। तो बस अभी तो लिख लो, एक्सक्लूड लूज टूल एंड स्टोर एंड स्पेयर। तो एक तो ये रिमेंबर रखना है और दूसरा क्या रिमेंबर रखना है? बी, डिडक्ट प्रोविजन फ्रॉम डाउटफुल डेट्स, या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, सॉरी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को डिडक्ट करना है, ये भी रिमेंबर करना है आपको, मतलब याद रखना है। तो ये दोनों बातें क्वेश्चंस में जब आएंगी तब देखेंगे, लेकिन मतलब हाँ लिखवा दी कि भाई रिमेंबर, याद रखना है कि ये होगा। ठीक है, लिख लिया। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट एरो, मतलब फिर ये इस वाले रेशो के फॉर्मूला ख़त्म हो जाएगा करंट रेशो का। लास्ट एरो का नाम है, एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी होती है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का बताओ फॉर्मूला। सही, तो इसका फॉर्मूला याद रखना है, बस आपको एक छोटा सा लिख लो, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, है ना। तो उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं कि भाई जितने आपके करंट एसेट्स हैं उनमें से करंट लायबिलिटी हटा दो तो बचा हुआ पैसा मतलब आप काम काज में लगा सकते हो। बिल्कुल सही, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। चलो इसके बाद नंबर 2 दूसरा रेशो है। दूसरे रेशो का नाम है लिक्विड रेशो। और इसका घर का नाम होता है क्विक रेशियो, और इसका ट्यूशन का नाम होता है एसिड टेस्ट रेशियो।
तो इसका 3 नाम है, लिक्विड रेशो, क्विक रेशो या एसिड टेस्ट रेशो। तो ये भी बिल्कुल करंट एसेट का ही भाई है। ये भी करंट रेशो का ही बिल्कुल भाई है। तो इसका फॉर्मूला बताओ जिसने पढ़ लिया। ठीक है, लिक्विड एसेट्स या जिन्हें आप और क्विक एसेट्स भी कह सकते हो, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। तो करंट लायबिलिटीज़ तो खैर वही हैं जो आपने पढ़ ली, बाकी लिक्विड एसेट्स क्या हैं वो नीचे लिखेंगे अभी। तो इसका फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। तो फर्स्ट एरो डाल के लिखते हैं लिक्विड एसेट्स। तो लिक्विड एसेट्स किसे कहते हैं? तो बताओ जी, लिक्विड एसेट्स किसे कहते हैं? ठीक है, तो लिक्विड एसेट्स का मतलब होता है कि जो आपके करंट एसेट्स हैं, याद है करंट एसेट्स में 6 सब हेड्स थे, अगर याद तो नहीं होगा लेकिन मैं ही बता देता हूँ। करंट एसेट्स के अंदर 6 बातें थी। तो अगर उन 6 बातों में से आप 2 चीज़ें हटा दो, एक तो आप अपनी सारी इन्वेंट्रीज हटा दो, और अगर कोई प्रीपेड एक्सपेंस है तो उसको भी हटा दो, तो जो एसेट्स बच गए हम उन्हें कहते हैं लिक्विड एसेट्स। तो ये एक फॉर्मूला बन गया। लिक्विड एसेट्स किन्हें कहते हैं भाई? करंट एसेट्स में से 2 चीज़ें हटा दो, इन्वेंट्रीज हटा दो और प्रीपेड एक्सपेंस हटा दो, तो उनको हम कहते हैं लिक्विड एसेट्स। बाकी इन्वेंट्री में कभी कभी एक पॉइंट आ जाता है कि ये इन्वेंट्री ओपनिंग होगी या क्लोजिंग वाली होगी, तो आप मेंशन कर लेना, क्योंकि हम ये रेशियोज क्लोजिंग डेट पर कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर एक छोटे से बादल में लिख लेना, तो ये इन्वेंट्री क्लोजिंग वाली इन्वेंट्री होगी। मतलब ऐसे लिखने के लिए लिख रहे हैं, हालांकि कहीं यूज़ होगा नहीं, बहुत ही रेयर चांस है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। तो लिक्विड एसेट्स का मतलब हो गया करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंस को हटा दो। बाकी नॉर्मल बातें हैं। इट इज़ अगले एरो में एक्सप्रेस्ड इन प्योर फॉर्म। इसे भी हम प्योर फॉर्म में ही एक्सप्रेस करते हैं। और आइडियल रेशियो क्या है जी? 1:1। तो आइडियली रेशियो जो है 1:1 माना जाता है। तो इससे अगर कम है कंपनी का रेशियो तो कम अच्छा मानते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा है इससे तो भी कम अच्छा मानते हैं। तो आइडियली 1:1 के जितना नज़दीक है उतनी अच्छी बात मानी जाएगी। तो ये होता है जी लिक्विड रेशियो। तो बस, तो इन दोनों रेशियोज़ को हम क्या बोलते हैं? ये दोनों कौन से होते हैं हमारे? लिक्विडिटी रेशियोज। तो इन दोनों से ही क्या पता चलता है, बस ये ध्यान रखना। ये देखो, इन दोनों से क्या पता चलता है? कंपनी की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। इन दोनों से कंपनी की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पता चलती है। अब हम दूसरी हेडिंग भी डाल लेते हैं, उसका भी कॉन्सेप्ट फॉर्मूले लिख लेते हैं, सॉल्वेंसी रेशियोज। तो अब आप दूसरी एक बड़ी हेडिंग डाल सकते हैं, सॉल्वेंसी रेशियोज। तो सॉल्वेंसी रेशियोज कितने प्रकार के हैं चौहान साहब? सॉल्वेंसी रेशियोज 5 है। चलो तो लिखते हैं जी सॉल्वेंसी रेशियोज, है ना। अब ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी बताते हैं किसी भी बिजनेस की, तो दोबारा से चाहे लिख लो, टू असेस लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। तो अब यहाँ पर छोटी बातें नहीं होंगी कि भाई करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म की चीज़ों की बातें होंगी, बड़ी बातें होंगी। तो लिखो सर क्या है रेशियो। तो पहला है जी नंबर 1 डेट इक्विटी रेशियो। पहले रेशियो का नाम है डेट इक्विटी रेशियो। तो इसका फॉर्मूला हाँ, तो इसके आप नाम से याद रख सकते हो, डेट अपॉन इक्विटी।
बस डेट का मतलब है नॉन करंट लाइबिलिटीज़। याद है आपने बैलेंस शीट में सीखा था, ये भी एक मेन हेड होता है ना, नॉन करंट लाइबिलिटीज़। तो वो आपको न्यूमरेटर में लिखना है, डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड। ये शब्द सुना है, ये भी आपको बैलेंस शीट में सिखाया था। जो सबसे पहला ही मेन हेड होता है वो याद हो अगर आपको, तो क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड। तो ये इसका फॉर्मूला है, नॉन करंट लाइबिलिटी अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। नॉन करंट लाइबिलिटी का मतलब है, मतलब ऐसे ही अपने समझने के लिए लिख रहे हैं कि ये बिजनेस में पराया पैसा, हमने बाहर वालों से पैसा लिया है, और शेयर होल्डर फंड मतलब ये मालिक ने बिजनेस में अपना खुद का पैसा लगा रखा है। तो बिजनेस में पराया पैसा डिवाइडेड बाय अपना पैसा, ये मतलब ये लॉजिक हो गया याद रखने के लिए। तो ये है, बाकी कुछ बातें लिख लो फर्स्ट एरो डाल के। It measures the indebtedness of an enterprise and gives an idea to long-term lenders regarding the extent of security of debt. Second point, low ratio reflects more security. Low ratio reflects more security. Third, it is expressed in pure form. इसे भी प्योर फॉर्म में ही एक्सप्रेस करते हैं। और फोर्थ, आइडियल रेशियो, बताओ आर्या भाई, 2:1। ओके, तो आइडियल रेशियो 2:1। तो सर ये क्या है? चलो तो ये भी देख लेते हैं कि ये क्या है भाई। तो जैसे मान लो हमने एक बिज़नेस शुरू करा, ठीक है, या कोई भी बिज़नेस है, उस बिज़नेस के अंदर मान लो हम अपने घर से लाए 10 रुपये, तो हमने अपना पैसा कितना लगाया बिज़नेस में? 10 रुपये, ठीक है। और हमने 50 रुपये अपने पड़ोसियों से उधार ले लिया, बोरो कर लिया, तो पराया पैसा कितना लगा दिया? 50 रुपये। तो अब एक दिन पड़ोसी शाम को मिला चाय पे, कह रहा भाई बिज़नेस करा है हमने, मतलब तुम्हारा बिज़नेस है, उसमें तुमने अपना पैसा कितना लगाया? मैंने कहा 10 रुपये। तो पड़ोसी घबरा गया, कह रहा अच्छा, मेरे से तो तुमने 50 रुपये ले लिए थे। तो अब देखो, जितना ज़्यादा रेशो होगा उतना घबराहट होगी पड़ोसी को, क्योंकि इसका मतलब बिज़नेस में अगर जितना ज़्यादा आपने बोरो फंड ले रखा है, तो बोरो देने वाले को तो टेंशन होगी, पड़ोसी को तो टेंशन होगी। अब उसकी टेंशन कम कब होगी? जितना ये रेशियो कम होगा। तो ये बात इसलिए फर्स्ट और सेकंड लाइनों में लिखी हुई है कि भाई ये रेशियो जो है ना, ये क्या बताता है? ये एक तरह से जो हमारे लॉन्ग टर्म डेट्स होते हैं ना, या लॉन्ग टर्म लेंडर्स होते हैं, उनको ये बताता है कि भाई आप कितने सिक्योर्ड हो, आपका मतलब डेट कितने हद तक थोड़ा सिक्योर्ड है। और जितना रेशियो कम होगा उतना वो अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। अब जैसे मान लो मैंने पड़ोसी को बताया कि मैंने तो 25 रुपये लगा रखे हैं अपने, तो फिर भी उसको थोड़ी सेफ्टी बेहतर लगेगी, कहेगा चलो ठीक है, मैंने 50 रुपये दिए थे तुम्हें और तुमने अपने 25 भी लगा रखे हैं, तो ठीक है। तो इसको आइडियल रेशियो मानते हैं 2:1 को, कि 1 रुपये आप बिजनेस में अपना लगाओ और 2 रुपये आप पराये लगाओ। अब बच्चा कहता है सर ये क्यों, सारे अपने ना लगा लें?
तो अगर आप सारे अपने लगा लोगे तो उसको बिजनेस पर्सपेक्टिव से बेकार बात मानी जाती है। इसका मतलब आप में बुद्धि नहीं है, आप सारा अपने ही पैसा डिप्लॉय करके बैठ गए, बिजनेस डूब गया तो गए। तो बिजनेस पर्सपेक्टिव से आइडल रेशो क्या माना जाता है? 2:1। तो 1 रुपये अपना लगाओ बिजनेस में, 2 रुपये बोरो करो, ये है। तो समझ आ गया कहानी क्या है? बस इसको प्योर फॉर्म में डिनोट करते हैं, और आइडल रेशो जो है वो 2:1 वो तो लिख ही लिया। तो ये होता है डेट इक्विटी रेशो, पराया पैसा डिवाइडेड बाय अपना पैसा। अब होते हैं जी दूसरे, ये सब बेकार के रेशो हैं, लेकिन हाँ बेकार मतलब कि है तो है ही, तो हमें तो पढ़ना ही है, लेकिन मेन रेशो वही है फर्स्ट, सॉल्वेंसी के लिए। लेकिन दूसरे का नाम भी लिख लेते हैं। नंबर 2 का नाम है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, तो इसका फॉर्मूला बताओ जी। इनके नामों में फॉर्मूले छुपे हुए हैं, पता है आपको? इसके नाम में फॉर्मूला है। पहले 2 शब्द पढ़ो, क्या लिखा है? टोटल एसेट्स, तो वो न्यूमरेटर में लिख लो। उसके बाद 2 के बाद क्या लिखा है? डेट। तो डेट वर्ड का मतलब होता है रेशियोज की परिभाषा में पराया पैसा, मतलब नॉन करंट लायबिलिटीज। तो बस आप ऐसे याद रख सकते हो, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय नॉन करंट लायबिलिटीज। तो इसमें एक आध बात लिख लो कि भाई इट मेजर्स द एक्सटेंट ऑफ कवरेज of long-term debts by assets। अगली बात लिख लो, हायर द रेशियो कॉमा बेटर इट इज। और तीसरी बात लिख लो, इट इज एक्सप्रेस्ड in pure form। it is expressed in pure form, है ना? मतलब वही प्योर रेशियो, it is expressed in pure form, यानी कि प्योर रेशियो। तो ये भी मतलब एक रेशियो है, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। अब इसका मतलब क्या है कि भाई मान लो, देखो आपने पड़ोसी से कितने रुपए लिए थे? 50 रुपए लिए थे ना। अब पड़ोसी पूछ रहा है, भाई ये बताओ तुम्हारे पास कुल पूंजी कितनी है? पड़ोसी के दिमाग में देखो ये चल रहा है कि अगर मान लो इसका बिजनेस बंद हो गया तो मेरे 50 रुपए मिलेंगे कि नहीं। तो पड़ोसी पूछ रहे हैं, भाई तुम ये बताओ तुम्हारी कुल पूंजी कितनी है, तुम्हारे टोटल एसेट्स कितने? मैंने कहा मेरे पास तो टोटल एसेट्स 500 रुपए के हैं। तो पड़ोसी ने बड़ी लंबी राहत की सांस ली, कह रहा अरे वाह थैंक गॉड। समझ गए क्यों थैंक गॉड कर रहा है वो? तो जितना ज़्यादा ये रेशियो होगा उतनी अच्छी बात, जितना ज़्यादा ये रेशियो होगा उतनी अच्छी बात। तो इसका, इस रेशियो का मतलब है कि जो पड़ोसी के पैसे हैं, जो पराया पैसा हमने लिया है, वो कितना ज़्यादा सिक्योर्ड है। तो समझ आ गया? तो हमने पड़ोसी से कितने रुपए लिए थे? 50 रुपए, लेकिन उसके ऊपर, उसके अगेंस्ट हमारे पास टोटल पूंजी कितनी है, हमारे टोटल एसेट्स कितने हैं? 500 रुपये। तो मतलब वैसे आंसर आ जाएगा 10:1। तो मतलब कितनी अच्छी बात है, पड़ोसी कहेगा चलो अब टेंशन बहुत कम हो गई मेरी। तो बस ये रेशियो बन गया, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। उसके बाद है जी नंबर 3, ये भी इन्हीं का जुड़वा भाई है। इसका नाम है जी प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटर कौन होता है? प्रोप्राइटर बचपन में पढ़ा था आपने, ओनर, हाँ है ना प्रोप्राइटर। तो इस बार यहाँ पर मालिक की बात होगी, पहले तो पड़ोसी की बात थी, इस बार मालिक की बात होगी। तो रेशियो का फॉर्मूला बन गया शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स।
तो मालिक का अपना पैसा डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। बाकी इसमें लिख लो फर्स्ट एरो डाल के कि इट measures the proportion of total assets financed by owners. It measures the proportion of total assets financed by owners, मतलब वही मालिक, कि भाई टोटल एसेट्स में से मालिकों का कितना हिस्सा है, मालिकों ने कितना पैसा दिया है टोटल एसेट्स में से। बाकी दो बातें नॉर्मल, इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन प्योर फॉर्म और परसेंटेज, इसे दोनों में से किसी भी तरह प्रेजेंट कर सकते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो को, प्योर फॉर्म में भी और परसेंटेज में भी। और बाकी हायर द रेशियो बेटर इट इज, हायर द रेशियो बेटर इट इज। तो ये रेशियो बेसिकली है कि जैसे बच्चे के मार्क्स आते हैं तो पूछते हैं ना, ये कहते हैं कि भाई बताओ आपके मैथ्स में 100 में से कितने मार्क्स आए, तो रोहित कहता है सर 5 नंबर आए। तो इस बात को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना कि नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं 100 और न्यूमरेटर में क्या लिखते हैं जितने आए। इसी हिंदी को अब इस रेशो में अगर फिट कर दें कि भाई मान लो मैं पूछ रहा हूँ कंपनी की टोटल पूंजी में से या टोटल एसेट्स में से मालिक का पैसा कितना, तो इस बात को हम कैसे शो करेंगे कि भाई मालिक का पैसा कितना वो न्यूमरेटर में लिख लिया और कंपनी की टोटल पूंजी या एसेट्स कितने वो डिनोमिनेटर में लिख लिया। तो बस ये रेशियो बन गया शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स। तो ऊपर आपको लिखना है मालिक का पैसा डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो अगर ये रेशियो कम होता है तो इसको खराब माना जाता है कि रेशियो ये बहुत कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये रेशियो कम है तो इसका मतलब क्या, इसका इंटरप्रिटेशन समझो। अगर मान लो 100 रुपये में से 5 रुपये ही है मालिक का पैसा, तो इसका मतलब पराया पैसा कितना है 95। तो फिर उस बात को खराब माना जाता है। तो इसीलिए रेशो थोड़ा ज़्यादा आए तो बेहतर है। तो यही इसमें लिखा हुआ है। बाकी इसको प्योर फॉर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं या परसेंटेज में भी कर सकते हैं, तो इसमें दोनों तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये होता है प्रोप्राइटरी रेशियो। उसके बाद इन्हीं का एक और जुड़वा भाई या तुड़वा भाई नंबर 4, नहीं सॉरी हो गए बस 3 ही भाई थे, नंबर 4 इनका तुड़वा भाई नहीं है, ये अलग ही है, लेकिन इसका नाम है जी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इस पर आप इम्पॉर्टेंट लिख लेना थोड़ा सा एग्ज़ाम के नज़रिए से। इम्पॉर्टेंट भी मैं हाथ की हाथ ही लिखवा देता हूँ, इस पर लिख लेना। और इससे पहले जो डेट इक्विटी रेशियो लिखा था इस पर भी लिख लेना, है ना। बाकी ये बीच के सेकंड और थर्ड इतने खास नहीं है नज़रिए से। तो चौथे का नाम है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो ये आप लिख लो पहले, फिर मैं समझाता हूँ थोड़ा सा। इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होल डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स, होल डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। इसमें आप बिफोर वर्ड को हाईलाइट कर लेना चाहें, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, है ना। बाकी कुछ बातें लिख लो फिर समझाता हूँ। फर्स्ट एरो डाल के इट शोज द अवेलेबिलिटी of profits to cover the interest. Sorry, it shows the availability of profits to cover the interest, है ना। ये इसमें बात है, अभी समझेंगे। सेकंड, it is expressed in
टाइम्स। अब ये प्योर फॉर्म में नहीं होता एक्सप्रेस, इसको हम गुना में करते हैं, टाइम्स, 4 टाइम्स, 10 टाइम्स, 9 टाइम्स, ऐसे टाइम्स। बाकी हायर द रेशियो बेटर इट इज़, रेशियो अगर ज़्यादा होगा तो अच्छी बात है। हायर द रेशियो बेटर इट इज़। चलो तो पहले आप ये लिख लो। अच्छा, अब पहले तो ये क्या है थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखो बस आप देखते रहना, लिखने की ज़रूरत नहीं। अब कोई भी कंपनी जो होती है, कोई भी कंपनी, वो मान लो उसका ग्रॉस प्रॉफिट है 1000, ठीक है। वो अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से अलग अलग तरह के एक्सपेंसेस घटा देती है, हटा देती है। जैसे मान लो उसने सैलरी पे कर दी, उसने एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस पे कर दिए, उसने जो भी खर्चे करने थे सब ग्रॉस प्रॉफिट में से मान लो 200 रुपये के एक्सपेंस पे कर दिए। तो जब ग्रॉस प्रॉफिट में से आप खर्चा माइनस कर देते हो, हटा देते हो, पे कर देते हो, तो क्या आंसर बचता है? वेरी गुड, नेट प्रॉफिट, है ना। तो इसको मैं अभी नाम दे देता हूँ नेट प्रॉफिट। लेकिन फ़िलहाल हमने अभी 2 चीज़ें नहीं पे करी। क्या नहीं पे करा? फ़िलहाल मैंने अभी इंटरेस्ट नहीं पे करा। मैंने क्या नहीं पे करा अभी तक? इंटरेस्ट नहीं पे करा। तो नेट प्रॉफिट तो आपने सही बताया 800, वेरी गुड। लेकिन अभी तक मैंने क्या नहीं पे करा? इंटरेस्ट। तो अब मैं इंटरेस्ट पे करता हूँ। मैंने लोन्स ले रखे थे और मेरा इंटरेस्ट है 200 रुपये। कितना इंटरेस्ट पे करा मैंने? 200 रुपये। तो अब कितने पैसे बचे हैं मेरे पास? 600। तो अब कितने रुपए बचे? 600। अब 600 रुपये जब बच जाते हैं तब मैं सरकार को फिर टैक्स पे करता हूँ। क्या पे करता हूँ? टैक्स। तो मान लो मैंने सरकार को 600 रुपये बचने के बाद अब टैक्स भी पे कर दिया। लेट से कुछ भी लिख लेता हूँ, मान लो 100 रुपये पे कर दिया। तो फिर अब कितने बच गए फाइनली? 500। बिल्कुल सही। तो बेसिकली ये हमारा प्रॉफिट का मतलब एक फ्लो चार्ट बन गया। तो पहले आपको कहानी क्लियर हुई। अब आप ये न्यूमरेटर पढ़ो जो फॉर्मूले में लिखा है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और ये बताओ कि ये जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है हमारे एग्जाम्पल में, इसमें क्या वैल्यू आएगी? बताओ हमारे एग्जाम्पल में क्या वैल्यू आएगी? सब बच्चे श्योर? हमारे एग्जाम्पल में क्या वैल्यू आएगी? 800। बिल्कुल सही। तो हमें ये वो ही प्रॉफिट लेना है, बिफोर का मतलब है इंटरेस्ट और टैक्स पे करने से पहले वाला। तो बिल्कुल सही है। तो हमारे एग्जाम्पल के अनुसार न्यूमरेटर में जो वैल्यू आएगी वो कौन से प्रॉफिट की आएगी? ये वाली 800। समझ गए बात? बाकी जो 500 रुपये प्रॉफिट होता है, ये आप बिजनेस स्टडीज़ में भी शायद पढ़ोगे, इसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और जो 600 रुपये प्रॉफिट था टैक्स देने से पहले वाला, उसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये आप बिजनेस स्टडीज़ में भी शायद पढ़ोगे। लेकिन खैर मुद्दे की बात ये समझ गए कि न्यूमरेटर में हमें कौन सा प्रॉफिट लेना है? इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले। तो मेरे पास कितने रुपए मतलब प्रॉफिट के हैं? 800। अच्छा, अब डिनोमिनेटर देखो, डिवाइडेड बाय। डिवाइड किससे करना है? डिवाइड करना है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। अब मुझे कितना ब्याज पे करना है? अब देखो बताओ मेरे को कितना ब्याज पे करना है? कितना इंटरेस्ट पे करना है मुझे? 200। तो ये रेशियो हमें ये बताता है कि हमारे इंटरेस्ट के ऊपर कितनी प्रॉफिट की छत है, हमारे इंटरेस्ट के ऊपर कितनी प्रॉफिट की कवरेज है। अब देखो मैं वैल्यूज़ अगर पुट करूं इस एग्जाम्पल में, तो इंटरेस्ट मुझे कितना पे करना है? 200। और उसके ऊपर प्रॉफिट की छत कितनी है? 800। तो ये रेशियो कहेगा कि भाई इंटरेस्ट के ऊपर प्रॉफिट कितनी कवरेज दे रहा है? 4 टाइम्स। कितने गुना कवरेज दे रहा है? 4 टाइम्स। तो इस रेशियो को इसीलिए टाइम्स में डिनोट किया जाता है। ये रेशियो किस में डिनोट किया जाता है? टाइम्स में। तो इसका मतलब हमारे पास इंटरेस्ट के ऊपर 4 गुना प्रॉफिट की कवरेज है। तो
तो इसका नाम है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। बट समझ गए क्रिटिकलिटी? तो बस हमको तो खैर फॉर्मूला लगाना है। अच्छा, अब इसमें एक स्टार पॉइंट लिख लो। तो इसमें आप एक स्टार पॉइंट इधर ही लिख लेना। चलो यहाँ पर स्टार डाल के लिखना कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसको निकालने का एक फॉर्मूला लिख लो। हालांकि बाद में हम क्वेश्चन में सीख जाएंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 100% माइनस टैक्स परसेंट। तो ये लिख लो, ये कभी कभी काम आ जाएगा, फॉर्मूला ही है तो इसीलिए लिखवा दिया यहीं पर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 100% माइनस टैक्स परसेंट। तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। फिर इसके बाद नंबर 5 और आखिरी, बस आखिरी कॉन्सेप्ट और है। नंबर 5 का नाम है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। तो इसका फॉर्मूला बताओ चौहान साहब। ये भी चीख चीख के वैसे फॉर्मूला खुद ही चिल्ला रहा है अपना। नाम पढ़ो देखो। हाँ, डेट का मतलब हमेशा क्या होता है? वही नॉन करंट लायबिलिटी, पराया पैसा। तो इसका फॉर्मूला बन गया नॉन करंट लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय, और क्या लिखा है 2 के बाद? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये बन गया। बाकी इसमें बातें लिख लो। लोअर द रेशियो कॉमा बेटर इट इज, अगली बात लिख लो, इट शोज द रिस्क ऑफ लॉन्ग टर्म लेंडर्स ऑफ द कंपनी। और अगली बात लिख लो कि इट इज एक्सप्रेस्ड इन प्योर फॉर्म। इट इज एक्सप्रेस्ड इन प्योर फॉर्म। तो ये भी हम समझ लेंगे कि क्या है इट इज एक्सप्रेस्ड इन प्योर फॉर्म। तो ये बिल्कुल डेट इक्विटी रेशियो का ही आप समझ लो, बिल्कुल भाई ही है। डेट इक्विटी रेशियो का क्या है? ये बिल्कुल भाई। अब डेट इक्विटी रेशियो में क्या पूछा था हमने? डेट इक्विटी रेशियो का मतलब था, याद है एक बार? उसमें क्या बताया था डेट इक्विटी रेशियो में? डेट मतलब पराया पैसा 50 रुपये, और इक्विटी मतलब अपना पैसा, लेट से 25 रुपये। तो ऐसे ही आप इमेजिन कर लो, मेरी बातें चाहे मत सुनो, आंखें बंद करके भी इमेजिन कर लो। आपने एक बिजनेस करा जिसमें 50 रुपये तो क्या है? बोरो, और 25 रुपये क्या हैं? आपके अपने। तो इस बिजनेस में टोटल कैपिटल कितनी लगा रखी है? 75। तो बस ये फॉर्मूला, मतलब ये जो है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो बन गया। इसमें डिनोमिनेटर में हम टोटल जो कैपिटल लगी हुई है वो लिखते हैं बस। तो इस बार क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में? 70। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि अपना और पराया दोनों पैसा मिलाकर, तो इसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये भी बिल्कुल डेट इक्विटी रेशियो की तरह ही है वैसे। तो ये भी वही सेम चीज़ बताता है कि भाई लॉन्ग टर्म लेंडर्स का कितना रिस्क है। तो अगर ज़्यादा आएगा रेशियो तो मतलब खतरनाक बात है कि इसका मतलब आपने पराया पैसा ज़्यादा ले रखा है ना। तो वही बात है डेट इक्विटी रेशियो की तरह ही, और इसको भी हम प्योर फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। चलो, तो ये तो हो गए आपके कॉन्सेप्चुअल, मतलब 5 कौन से वाले रेशियोज?
सॉल्वेंसी रेशियोज, है ना। तो अब इसके नीचे अब आप एक हेडिंग बना लेना, ये कोई रेशियो नहीं है, लेकिन इन सब रेशियोज को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूले लिखवाए जाएंगे आपको। जैसे मैथमेटिक्स में होता है ना कि भाई a+b का होल स्क्वायर तो बच्चा बच्चा गली मोहल्ले में जानता है, लेकिन जब एक सवाल दिया जाता है तो 100 में से 99 बच्चों के पसीने सूख जाते हैं कि क्या करें। तो अभी तक जो आपने लिखे वो तो एक तरह से समझ लो आपने a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा है, वो तो हर बच्चा रट के फर्रे लेके पहुंच जाएगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लिखेंगे ये कुछ ट्रिक्स हैं, ये कुछ मतलब और गहरी बातें जो अप्लाई करने में हमारी काफ़ी काम आएंगी। जो फॉर्मूले हम लगाएंगे, आंसर निकालेंगे, तब और ज़्यादा काम आएंगी। तो वो और लिख लेते हैं, 2-4 ही बातें। जैसे नंबर 1 लिख लेते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना। एक तो ये टर्म पता होना चाहिए पहली बात, क्योंकि ये भी आया भी रेशियो में कि भाई कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या मतलब है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का आप लिख लो फॉर्मूला, शेयर होल्डर्स फंड, ऐसे शॉर्ट में लिख दूं, SHF मतलब समझ गए, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। बाकी इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी है, और टोटल एसेट्स मतलब सारे एसेट्स ले लो माइनस करंट लाइबिलिटीज, टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। बाकी इसमें एक स्टार पॉइंट लिखना है कि एक्सक्लूड, 3 चीज़ें एक्सक्लूड करने को कहा जाता है जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। और ये बात आपको मैंने सिखाई थी आज से 3.5 साल पहले, जब हम गुडविल का चैप्टर पढ़ रहे थे। उसके अंदर सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ा था, उसके अंदर भी एक स्टेप में कैपिटल एम्प्लॉयड निकलती थी। हाँ सर, लेकिन याद नहीं है हमें। तो किसी को याद है 3 चीज़ें क्या एक्सक्लूड करते हैं? वेरी गुड, फिक्टिशियस एसेट। देखो आर्य नालायक को भी याद है अब तो। और बताओ आर्य नालायक, एग्जिस्टिंग गुडविल, अगर कोई बैलेंस शीट में पहले से गुडविल है, इफ एनी। और एक और था आइटम, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो जाके अब गुडविल का लेक्चर रिवाइज कर लेना, इनकी आपको जानकारी वहाँ मिल जाएगी। तो ये सेम बात है, तो जो आपको पहले समझा चुके हैं। लेकिन हाँ, लिख लो बादल में। तो कैपिटल एम्प्लॉयड जब भी कैलकुलेट होगा ना इस पृथ्वी वर्ष पर, ध्यान रखना, आप अपने जीवन काल में कभी भी कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे तो ये 3 चीज़ें हमेशा उसमें से हटानी है हमें, है ना। तो चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे यहाँ हो, वहाँ हो, कहीं पर भी हो। तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया जी। उसके बाद एक सेकंड फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, टोटल डेट। टोटल डेट किसे कहते हैं? टोटल डेट, टोटल डेट कहते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटीज, तो उसको कहते हैं टोटल डेट। और एक और लिख लो नंबर 3, ये भी मतलब काम आ जाता है काफ़ी बार, टोटल एसेट्स। कि टोटल एसेट्स किसे कहते हैं? टोटल एसेट्स मतलब टोटल एसेट्स को हम कह सकते हैं, एक तो फॉर्मूला सीधा सीधा है कि नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट, ऐसे शॉर्ट में लिख लूँ, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, है ना। ये तो बिल्कुल सीधा है, लेकिन और भी हैं जो ज़्यादा मज़ेदार हैं। एक है लिखना, दूसरा शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल डेट। एक फॉर्मूला ये भी है, शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल डेट। और इसको ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल डेट का आप ऊपर वाला फॉर्मूला ओपन कर सकते हो,
तो टोटल डेट क्या बन जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। तो नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी ये भी बन जाएगा। और पहला फॉर्मूला देख कर आओ ज़रा, शेयर होल्डर फंड प्लस एनसीएल, ये क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यही फॉर्मूला ऐसे भी बन सकता है कि भाई कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी। तो मतलब देख रहे हो, मतलब एक ही फॉर्मूले के अंदर भीतर इधर उधर कर कर आके कुछ भी कहानियाँ कैसी भी बनाई जा सकती हैं। तो मतलब मेन चीज़ है फॉर्मूले पर आपको याद रखनी है कि क्या है कहानी। चलो ठीक है ना, तो मतलब इसको आप चाहे क्लोज कर सकते हो। तो फिलहाल कॉन्सेप्चुअल बातें जो थी वो हमारी ये समाप्त।